हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैल्विन पर और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। मेरा नाम है भारत भूषण और भाई हम लोग करेंगे यहां पर आज शुरू रोटेशनल मोशन हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स बच्चे इस टॉपिक को बोलते हैं, तो इसके जो कंसेप्ट हैं वो भी हम यहाँ पे समझेंगे और जो इसके क्वेश्चंस है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो है क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, केवल बोलते सर हमने थ्योरी तो पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो भाई उनके लिए ये सीरीज है और ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये केवल स्कूल के लिए नहीं है, केवल उन बच्चों के लिए भी है भाई जो आईआईटी की या फिर नीट की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग जो है बिल्कुल ध्यान से करेंगे। लेकिन इस सीरीज का एक रूल है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो भाई आप लोग भी कॉपी पेन निकालते हैं और हर क्वेश्चन को आप वीडियो रोक के पहले खुद सॉल्व करते हैं, फिर आप वीडियो को आगे देखेंगे, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके पहले उसका आंसर सोचेंगे, फिर देखेंगे टीचर ने क्या बताया यानी मैंने आपको क्या बताया। तो भाई ऐसे करोगे तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो रोटेशन मोशन है, इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं, कई सारे तो नहीं लेकिन कुछ 3-4 मोटे मोटे कंसेप्ट है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो समझ लिया तो भाई रोटेशन हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाने वाला है। तो हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे तो हम लोग इसको समझेंगे। तो आज ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कुछ कंसेप्ट समझेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है बाकी ये कंसेप्ट समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो भाई क्वेश्चन के साथ साथ आज हम लोग कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ कि आपको बतानी है स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्यूरिंग द रोलिंग इज 0। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी स्पीड 0 होती है ड्यूरिंग द रोलिंग। अब रोलिंग क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है कि आपकी कोई अगर डिस्क है, कोई रिंग है या डिस्क है मान लीजिए, और वो आपकी रोटेशनल मोशन भी कर रही है और ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है। मतलब v इसमें है तो ये आगे मूव कर रहा है और साथ में ये घूम भी रहा है, दोनों चीजें करता हुआ आगे जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, किसी पॉइंट की हम वेलोसिटी जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लो ये केवल v कर रहा होता, वेलोसिटी इसकी v होती, तो क्या होता है इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होती, ये भी v आगे चलता। मान लो ये v आगे गया सेंटर इसका, तो सारे पॉइंट v उतने मीटर ही आगे जाएंगे, 2-2 मीटर आगे जाएंगे। मान लो 2 मीटर स्पीड आपकी है तो इन सबकी स्पीड बराबर है इस केस में, ठीक है। तो स्पीड सबकी v होती है। अच्छा अगर मान लो ये रोटेट करेगा, केवल मान लो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, आपने एक जगह पिन कर दिया और ये केवल रोटेट कर रहा है। अब अगर मेरे को स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालता हूं किसी पॉइंट की स्पीड? ओमेगा मुझे पता है, तो क्या रिलेशन होता है ओमेगा और v में? तो हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे क्या रिलेशन था? v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। तो अगर मेरे को यहाँ का रेडियस पता है तो मैं यहाँ पे v निकाल सकता हूं। और v किधर को होगा? डायरेक्शन किधर को होगी? v की डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल होगी। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो v जो है इस केस में इधर को हो जाएगा, ठीक है। और अगर उल्टा घूम रहा होता तो v हमारा नीचे को जाता, तो ये टेंजेंशियल होगा। ऐसे मान लो मैं यहाँ पे निकालूं तो यहाँ पे v जो है इधर को हो जाएगा। वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा आर। आर आपका सेम होगा इस केस में। लेकिन अगर मैं कोई पॉइंट अंदर लूंगा तो फिर क्या होगा? आर डिफरेंट हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे जब स्पीड निकालेंगे तो ये भी आपकी ओमेगा इंटू आर डैश आएगी और ये भी टेंजेंशियल होगी। ये भी कैसी होगी? टेंजेंशियल। तो अगर मैं सर्कल बना दूं यहाँ पे अंदर एक, अगर मैं अंदर जो है एक और सर्कल मान लूं कि यहाँ पे एक सर्कल है यहां पर, और यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसे, तो इसकी स्पीड जो है इधर को होगी अंदर वाले पॉइंट की। और स्पीड की वैल्यू कितनी होगी इस स्पीड की? v डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर डैश। मान लीजिए रेडियस आपकी आर डैश है यहाँ पे, तो हमारी स्पीड हो जाएगी v इंटू ओमेगा इंटू आर डैश, ठीक है। तो ये केवल रोटेट कर रहा है तो ऐसा हो रहा है, ये ट्रांसलेट कर रहा है तो ऐसा हो रहा है। इसको बोलते हैं रोटेशन, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। अब ये दोनों कर रहा है, अगर ये दोनों कर रहा है तो क्या होगा? इसकी स्पीड इन दोनों का समेशन हो जाएगा। मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? इसकी जो स्पीड अगर मैं किसी पॉइंट की निकालूंगा मान लो, तो इस पॉइंट की स्पीड जो होगी v तो होगी, साथ में ओमेगा आर के कारण भी आपकी स्पीड आ जाएगी। तो इसकी स्पीड प्लस ओमेगा आर, दो स्पीड होंगी इसमें। तो v के कारण क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, दूसरा जो रोटेट कर रहा है उसके कारण ओमेगा आर भी होगा जो टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ की जो स्पीड होगी इस पॉइंट की वो v प्लस ओमेगा आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? v प्लस ओमेगा आर। ऐसे में अगर ये वाला पॉइंट देखूं तो इस वाले पॉइंट का v तो इधर को होगा, सबका v इधर को होगा, लेकिन इसका ओमेगा आर देखेंगे जब रोटेट करेगा ये, तो इसका ओमेगा आर इधर को होगा इस तरफ को। तो इस पॉइंट की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? v माइनस ओमेगा आर। या फिर अगर ओमेगा आर ज्यादा है तो ओमेगा आर माइनस वी भी हो सकता है, ठीक है। कोई और पॉइंट अगर मैं देखूं, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो स्पीड क्या होती? ये v इधर को होता है इसका और ओमेगा आर इसका इधर को होता, तो नेट स्पीड क्या आती? अब ये दोनों वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो आपको वेक्टर का यूज करना पड़ेगा।
तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है? अगर ए और बी परपेंडिकुलर है कितना रिजल्टेंट होता है? बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगी और वो बीच में कहीं जो है स्पीड हमारी होगी, है ना, वो स्पीड कहीं बीच में आएगा उसका रिजल्टेंट। तो हम वो निकाल सकते हैं उसका कि एंगल वेंगल हम निकाल सकते हैं टेन थीटा वगैरह से, तो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अलग अलग पॉइंट में अलग अलग केस है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बात कर रहे हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी रोलिंग में, ये बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपको। तो रोलिंग में क्या होता है, देखो यार, अगर मान लो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, अगर ये ग्राउंड पे रखा हुआ है तो रोलिंग का केस हम कब बोलते हैं? रोल हो रहा है। रोलिंग का केस हम तब बोलते हैं अगर हमारा v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता है। यहां पे अगर हमारा v इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है नेट v इक्वल टू ओमेगा आर हो गई, तो हम बोलते हैं रोलिंग हो रही है। अगर v इक्वल टू ओमेगा आर हो गई तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, मान लो पॉइंट p है तो वेलोसिटी ऑफ p विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर है। तो अगर ये पॉइंट ग्राउंड पे रखा हुआ है तो इसकी जो स्पीड है इस पॉइंट की भी 0 होगी। तो डिस्क का जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी, केवल इसकी 0 होगी, बाकी की 0 नहीं होगी। आप बोलोगे डिस्क कैसे आगे जाएगी? तो भाई केवल इसकी 0 है, और वो भी तब 0 हो रही है जब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। जैसे ये पॉइंट थोड़ा सा आगे हटेगा यहाँ से, तो उसके बाद फिर इसमें स्पीड आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कई बार ये इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 है इसकी केवल। जैसे हम बोलते हैं कई बार कि पत्थर को ऊपर फेंका तो ऊपर फेंकते तो उसकी स्पीड फाइनली 0 हो जाती है, फिर वो नीचे आ जाता है। तो कुछ मूवमेंट के लिए उसकी स्पीड 0 होती है, बस छोटे से मूवमेंट। ऐसे यहाँ पे भी जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तब उसकी स्पीड 0 होगी, अदरवाइज 0 नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पत्थर जो पॉइंट है उसकी स्पीड 0 होगी इस केस में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी स्पीड 0 होती है जब ये केस होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा अगर मैं एडवांस और सोचूं, वैसे तो कंपटीशन का पॉइंट है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आप लोगों को कि अगर मान लो ये पॉइंट ग्राउंड पे ना रखा होता, ये पॉइंट किसी वेज के ऊपर रखा होता, वेज मतलब किसी लकड़ी के इसके ऊपर रखा होता, वुडन ब्लॉक के ऊपर, और ये वेज मूव कर रहा होता v से, मान लो इसकी स्पीड v w होती सपोज, ठीक है। तो इस केस में हम रोलिंग के लिए क्या कंडीशन लिखेंगे? इस केस में मान लो ये घूम रहा है ओमेगा से और ये आगे बढ़ रहा है v से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? v माइनस ओमेगा आर होगी, v माइनस ओमेगा आर, ठीक है, v माइनस ओमेगा आर। तो इस केस में हम ये बोलेंगे रोलिंग के लिए कि इस पॉइंट की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड अगर बराबर है तो रोलिंग हो रहा है। मतलब इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, जो डिस्क का पॉइंट है v माइनस ओमेगा आर, और नीचे वाले की ब्लॉक की स्पीड कितनी है v, तो ये कितना होना चाहिए? v w होना चाहिए, मतलब v w इसकी स्पीड, तो ये v w होना चाहिए, तो हम बोलेंगे रोलिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ग्राउंड रेस्ट में था, ये चीज आपकी 0 थी स्पीड, तो ये 0 थी तो हमने यहाँ पे 0 लिखा, लेकिन अगर ये 0 नहीं होगा तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशन होती है रोलिंग के लिए। तो हालांकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो बोल सकते हो आप, मैंने दोनों चीजें सही है यार। अब अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ठीक है, रोलिंग की स्पीड 0 होनी चाहिए, अदरवाइज आप बोलोगे कि एक्चुअल स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द रोलिंग शुड बी इक्वल टू द पॉइंट ऑन विच द बॉडी इज रोलिंग, है ना, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द बॉडी इज रोलिंग। मतलब अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो स्पीड वेलोसिटी 0 है ग्राउंड की, तो इसकी भी 0 होनी चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, और यहाँ पे इसकी स्पीड v w है तो इसकी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड भी क्या होनी चाहिए? v w। तो एक्चुअल स्टेटमेंट होगी। तो दोनों सही है, मतलब दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि ट्रू स्टेटमेंट है कि इसके अबाउट जो है स्पीड 0 होती है, ठीक है। वैसे आप बेटर ये कि आप पूरा लिख दो कि इट इज ट्रू इफ इट इज ऑन द ग्राउंड एंड इट इज फॉल्स इफ इट इज केप्ट ऑन अ मूविंग दिस थिंग। तो लेकिन इसमें क्या होगा ना, टीचर के बाद समझ नहीं पाएगा, टीचर रोलिंग ज्यादा से ज्यादा केवल ग्राउंड पे समझ सकते हैं, जो स्कूल के टीचर होते हैं यूजुअली, तो कई बार उनको इतना आइडिया नहीं होता। तो आप जो है इतना लिख के छोड़ सकते हैं कि जो है ये अगर ग्राउंड पे रखा हुआ है तो 0 होगी, बस इतना लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, आई होप काफी सब क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार दोबारा देखना भाई, बहुत ज्यादा ना इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने की है यहाँ पे, और ये बहुत ही जो है मैंने आपको चीज काफी सारी बता दी जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्यूरिंग द रोलिंग इज 0। क्या जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी स्पीड 0 होती है, क्या उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है? क्या उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है? तो देखिए क्या होता है एक्सेलरेशन में, अगर कोई बॉडी यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन इधर को होगा, ठीक है, इसके कारण, और एक और उसमें एक्सेलरेशन होगा जो हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो किधर को होगा? वो होगा इधर को, ठीक है। और मान लो यहाँ पे पॉइंट इधर को होगा, यहाँ पे पॉइंट इधर को होगा, यहाँ पे पॉइंट इधर को होगा। अब मान लो हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालें तो इसमें 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक तो ए इधर को होगा और एक इधर को होगा। तो भाई इनका जो रिजल्टेंट आता है वो 0 नहीं आता है,
वो जीरो नहीं आता है इस केस में। तो ये जो पॉइंट होता है इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आता है दैट मे नॉट बी जीरो, दैट मे नॉट बी जीरो। तो इस केस में इट मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हम बोल सकते हैं हमारा एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो। तो व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट हैज सम वैल्यू। तो इसकी कुछ जो है वैल्यू होती है। ठीक है, ओके। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। एक और स्टेटमेंट हमारे सामने, फॉर अ परफेक्टली रोलिंग मोशन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज जीरो। जो रोलिंग मोशन होता है इसमें वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जीरो होता है क्या है, नहीं होता है? वर्क डन जीरो होता है या नहीं होता है? वर्क डन जीरो कब होता है? वर्क डन जीरो तब हो सकता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। आपको पता है ना वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। हमने पढ़ा था, कई सारे क्वेश्चन किए थे। तो यार या तो फोर्स उस पर जीरो लग रहा हो, फोर्स थीटा लग रहा हो कोई, तो वर्क डन जीरो होगा। या फिर आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो बॉडी मूव ना कर रही हो, जैसे मान लो दीवार पे फोर्स लगाऊं तो वर्क डन जीरो होता है। या फिर कॉस थीटा जीरो मतलब थीटा 90 हो, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे कुली सिर पे ब्लॉक लेके जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। या कोई हम पत्थर को घुमा रहे हैं तो टेंशन अंदर को है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वर्क डन जीरो है। तो इन सब केस में वर्क डन जीरो होता है। तीन कंडीशन होती है, मतलब किसी में भी अगर आपका फोर्स जीरो है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या फिर थीटा 90 है तो जीरो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, इसकी स्पीड कितनी है? अभी हमने निकाला था रोलिंग में स्पीड कितनी होती है? स्पीड इज जीरो। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है इसकी स्पीड इज जीरो। तो अगर इसकी स्पीड जीरो है तो यहां पे जहां पे अब फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? फ्रिक्शन तो यहीं पे लग सकता है भाई, फ्रिक्शन तो जमीन से लगेगा ना, और जमीन के कांटेक्ट में यही पॉइंट है, जमीन के कांटेक्ट में यही पॉइंट है। तो क्या होगा कि फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा, जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि जो वर्क डन होता है इन द बाय द फ्रिक्शन इन दिस केस इज जीरो। तो ध्यान रखिएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो है जीरो होता है इस केस में जब रोलिंग हो रहा होता है। ठीक है, और अगर वर्क डन जीरो है तो याद करिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन अगर जीरो है तो वर्क डन क्या होता है? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमारा वर्क डन जीरो है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, है ना। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वर्क डन जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। तो यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं, तो जो एनर्जी शुरू में होगी डिस्क की वही बाद में भी होगी। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे अगर रोलिंग कर रहा है तो? क्या फॉर्मूला होता है वैसे? क्या होता है फॉर्मूला? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस, हमने पहले भी क्वेश्चन किया, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसलेशन, हाफ एम बी स्क्वायर और एक रोटेशन के कारण हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे तो हमारा नेट काइनेटिक एनर्जी आएगा, और वो क्या होगा? थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। अगर ट्रांसलेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रोटेशन बढ़ जाएगी, रोटेशन कम होगी तो ट्रांसलेशन बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला? हमें पता चला, ये लिख लो कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जीरो होता है, और ये तो आपको पता ही है, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वीपी इज जीरो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, पॉइंट पी पे फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा। तो फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब कब होगा कब नहीं होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे जब क्वेश्चन चलेंगे तो कब कब फ्रिक्शन होगा कब नहीं होगा वो पॉइंट हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन दोनों मैंने हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर डिस्क कोई मान लो ग्राउंड पे ऐसे चल रही है तो ये सिंपल मूव कर रही है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मान लो ऐसे चलती जा रही है, ये कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। तो अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है इसमें। अगर ये सिंपल वेलोसिटी v से जा रही है और इसका ओमेगा है और ये प्योर रोलिंग कर रही है, तो प्योर रोलिंग कर रही है तो इसकी एनर्जी कंजर्व है, ये चलती जा रही है अपनी कांस्टेंट स्पीड से, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो इस पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वैसे तो फोर्स पे लगा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक mg लगेगा, लेकिन वो कैंसिल कर जाएंगे, दोनों बराबर होंगे। लेकिन इधर को कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिधर कोई मूव कर रहा है, इधर को कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है इसको। तो इस केस में बोलेंगे इसमें फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन इस पे जीरो है। फ्रिक्शन कितना होगा इस पे? जीरो। तो प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन जीरो होगा अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। लेकिन अगर ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे है और अब ये नीचे आ रहा है, तो नीचे जब ये आएगा इंक्लाइंड प्लेन पे तो ये एक्सेलरेट करेगा, है ना। जब ये एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स चाहिए इधर को, तो इस केस में फ्रिक्शन आ जाता है। कैसे आता है, कितना आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, इनफैक्ट इस केस में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो प्योर रोलिंग हो भी नहीं पाएगी आपकी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमने 3-4 पॉइंट मेन लिखे हैं
कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन 0 होता है, फ्रिक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। 4 पॉइंट हमने लिखे हैं, तो भाई सब लोग नोट कर लें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मूव कर रहे हैं, ये हम ज्यादा डिस्कस करते हैं जेई के जो बच्चे होते हैं वहां पे हम इसको जो है और डिटेल में जाके बिल्कुल डिस्कस करते हैं। A wheel is moving down a perfectly frictionless inclined plane will undergo slipping not rolling motion। अरे क्वेश्चन आ ही गया, कह रहा है कि व्हील अगर जो है नीचे जा रहा है अंडरगोइंग अ परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया हुआ है तो फ्रिक्शन 0 है, तो भाई फ्रिक्शन अगर 0 है तो यहां पे रोलिंग नहीं हो सकती। रोलिंग होने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, विदाउट फ्रिक्शन इस केस में रोलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो फ्रिक्शन यहां पे लिखा हुआ है, फ्रिक्शन विल गिव यू द टॉर्क फॉर, मैं आपको समझा देता हूं, चलो तुम बोलोगे सर ने बताया नहीं, मैं बताता हूं क्या होता है, मैं पूरी कहानी बताता हूं क्या होता है, देखो सुनो पूरी कहानी। पूरी कहानी ये होती है कि देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा होता है, वैसे तो नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगेगा और mg नीचे लगेगा, mg के कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, तो कई बार कर चुके हैं हम लोग, ये कंपोनेंट mg sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा। ठीक है जी, राइट। अब देखो रोलिंग के लिए कंडीशन क्या है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्लेन तो रेस्ट पे है, प्लेन थोड़ी मूव कर रहा है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, अब देखो जब ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, भूल जाते हैं फ्रिक्शन को एक बार, मान लो ये ऐसे नीचे आ रहा है, इस पे ये फोर्स लग रहा है केवल और तो कोई फोर्स नहीं होगा, तो ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ये इधर को जो फोर्स लग रहा है इसको एक्सेलेरेट करेगा, एक्सेलेरेट करेगा तो v की वैल्यू को बढ़ा देगा, v की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज। अब मान लो पहले v इक्वल टू ओमेगा आर था, पहले क्या था v इक्वल टू ओमेगा आर, अब क्या हुआ v की वैल्यू बढ़ गई, तो अब क्या v इक्वल टू ओमेगा आर होगा, नहीं, अब तो v बड़ा हो जाएगा ओमेगा आर से, तो क्या प्योर रोलिंग होगी, अब नहीं होगी प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे प्योर रोलिंग पॉसिबल तब होती है अगर हमेशा v इक्वल टू ओमेगा रहता तो पॉसिबल होती, लेकिन यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि एक्सेलेरेट कर रहा है, g sin थीटा से नीचे की तरफ को एक्सेलेरेट करेगा, तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। अब रोलिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पे ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा। ओमेगा किधर को है मेरा, मान लो कि मेरा जो पार्टिकल है वो इधर को रोटेट कर रहा था ऐसे ओमेगा से, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा था, तो मेरा ओमेगा मान लो इधर को था। ठीक है, अब मुझे ओमेगा को बढ़ाना है, तो ओमेगा को बढ़ाने के लिए ऐसे, ओमेगा इधर को है तो इधर को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसे टॉर्क लगाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा इसको, तो ऐसे टॉर्क लगाने के लिए अब कौन टॉर्क लगाएगा, क्या ये टॉर्क लगाएगा, ये वाला फोर्स, क्या ये लगाएगा, क्या ये लगाएगा, लगा सकता है, नहीं, क्यों नहीं लगा सकता टॉर्क, ये सोचो एक बार वीडियो को पॉज करके, टॉर्क क्यों नहीं लगा सकता तीनों फोर्स, पहले कर चुके हम लोग ऑलरेडी। ये फोर्स टॉर्क इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि भाई इसके अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे, तीनों फोर्स इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, और जब कोई फोर्स किसी उस पॉइंट से पास करता है जहां से आप टॉर्क निकाल रहे हो, तो टॉर्क क्या होता है, 0, तो भाई इनका टॉर्क 0 होगा, ये टॉर्क नहीं लगा सकते। तो टॉर्क लगाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन अगर है मान लो, तो फ्रिक्शन कहां पे काम करेगा, यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस तो हो सकता है परपेंडिकुलर यहां से r, तो ये टॉर्क लगाएगा। अब ये फ्रिक्शन जो है अगर मान लो इसको ऐसे घुमा दे, तो इसको फ्रिक्शन को किधर को काम करना, किधर को वर्क करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को इसे जो है क्लॉकवाइज एक्सेलरेट करना पड़ेगा इस केस में, तो इधर को करने के लिए फ्रिक्शन को इधर को लगना पड़ेगा, तो अगर फ्रिक्शन इधर को लगाए तो सेंटर के अबाउट ये क्लॉकवाइज को घुमाएगा, फ्रिक्शन जो होगा क्या करेगा, मान लो यहाँ पे फिक्स है और आप उसको खींच रहे हो तो कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, यानी ओमेगा को इंक्रीज कर देगा, ओमेगा को क्या कर देगा, इंक्रीज, तो ओमेगा इंक्रीज हो गया और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों बराबर हो सकते हैं, अब हो सकते हैं। तो अगर यहां पे फ्रिक्शन होता, अगर यहां पर फ्रिक्शन होता तो जो है रोलिंग का केस बन सकता था, लेकिन अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता तो फिर क्या होता, केवल v बढ़ता रहता, तो v अगर ओमेगा के इक्वल है भी कभी, तो थोड़ी देर बाद नहीं होगा फिर बराबर, तो हमेशा बराबर नहीं रहेगा, तो हमारा रोलिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ, बहुत जो है डेंस कंसेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो भाई एक बार कमेंट में लिखना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक जरूर कर देना उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ अ ट्रांसलेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी लाइक रिंग डिस्क सिलेंडर एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन हाइट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो जब कोई बॉडी जो है नीचे इंक्लाइंड प्लेन पे आती है तो उसकी जो ये रोलिंग कर रही है, इसकी स्पीड v है, ट्रांसलेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी लाइक रिंग डिस्क कोई भी है मान लो, तो बॉटम पे जब वो पहुंचेगी तो हाइट s से अगर वो आ रही है और बॉटम पे पहुंचेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, v स्क्वायर इक्वल टू ये होगा फॉर्मूला। तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं,
हम एक तरीका क्या कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था रोलिंग कर रहा है तो क्या होगा, हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, यहाँ पे फ्रिक्शन का बर्डन जीरो होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से ट्राई करते हैं। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन से ट्राई करें तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी इसमें एक तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, दूसरी इसमें काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी स्पीड होगी। ठीक है, ठीक है। प्रूव दैट द रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसलेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी लाइक दिस इज एट अ बॉटम ऑफ द इंक्रीमेंट। अच्छा, इसमें क्या है कि इनिशियली ना जब ये स्टार्ट किया होगा तो ये रेस्ट पे रहा होगा, इसका जो है शुरू में v जो है जीरो रहा होगा, यहाँ का v पूछ रहा है कि यहाँ का v कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम जीरो मान लेते हैं अभी कि शुरू में जो है ये रेस्ट में था। ठीक है, अब ये नीचे आया, नीचे आया तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें ये v निकालना है कि v की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, राइट। अब देखिए यहां पे mgh इक्वल टू क्या आया हमारा, mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, आई क्या होता है, यहां पे k लिखा हुआ था, k मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आई और k में क्या रिलेशन होता है, हमने पहले पढ़ा था, आई और k में क्या रिलेशन होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, m k स्क्वायर। तो आई को हम यहां पे m k स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, हाफ, सॉरी यहां पे लिख देंगे हाफ m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज और है, हमें यहां पे जो है ना, इसको जो है हमें यहां पे v आ रहा है और यहां पे जो है m तो कट जाएगा, m को तो भगा दो पहले, m को तो विदा करो कि भाग आया यहां से। ठीक है, तो ये भाग गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2gh आ गया, मान लो ये इक्वल टू v स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहां पर हमें यहाँ पे ओमेगा को भी हटाना है, क्योंकि आंसर जो चाहिए वो GH की फॉर्म में चाहिए, K भी चल जाएगा, वो सब चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ओमेगा को भगाना पड़ेगा क्योंकि V चाहिए हमें। तो ओमेगा को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो हिंट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे R आ रहा है, तो R आएगा कहीं से, तो ओमेगा को भगा के हमें, ओमेगा में कैसे कर सकते हैं, ओमेगा और V में रिलेशन होता है कोई, जब रोलिंग कर रही होती है बॉडी क्या रिलेशन होता है, अभी हमने किया था, क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू ओमेगा R, V इक्वल टू ओमेगा R रिलेशन होता है, यानी ओमेगा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज V बाय R। तो हमें एक्चुअली ओमेगा को भगाना है, तो ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, इसमें अगर V स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लें तो V स्क्वायर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू किसके है ये 2gh, 2gh हमें क्या निकालना है, V स्क्वायर, तो V स्क्वायर क्या आ जाएगा 2gh डिवाइड बाय ये पूरे का पूरा, 2gh डिवाइड बाय पूरे का पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। तो यहां से भाई हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी जो होगी वो बॉटम पे इतनी होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा कि V स्क्वायर इक्वल टू पूरा 2gh डिवाइडेड बाय जो भी है पूरी कहानी यहां पे आ जाएगी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो भाई पूरी कहानी यहां पे आ गई। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ, डन। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है V इक्वल टू ओमेगा R कई जगह यूज पड़ता है आपको, तो वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कई जगह हमें एक और चीज यूज पड़ेगी, जैसे V इक्वल टू ओमेगा R है, तो अगर वैसे डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, V का डिफरेंशिएशन आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में A, और ओमेगा क्या होता है, डी ओमेगा बाई dt क्या होता है, कई सारे कर चुके हैं हम लोग, अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा, तो A इक्वल टू अल्फा। तो कई बार हमें ये भी यूज पड़ेगा, तो ध्यान रखना, बस यही चीज आपको बार बार यूज होंगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी V इक्वल टू ओमेगा R, इसमें ये यूज होगा बार बार, तो उससे आपके सारे क्वेश्चन रोटेशन वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैलेंज हमारे सामने क्या है, तो यहां पे सॉल्व किया हुआ है। अगला चैलेंज हमारे सामने, सॉलिड स्फीयर रोल डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन एट द सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक सॉलिड स्फीयर है, तो वो सेम हाइट से जो है जाता है बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। विल इट रीच एट द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच द केस, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अदर, इफ सो देन विच वन एंड वाई। एक स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन ऑफ द सेम हाइट, सेम हाइट है, मतलब एक प्लेन ऐसा है मान लो, और एक प्लेन जो है सेम हाइट है लेकिन थोड़ा सा ऐसा है मान लो। ठीक है, हाइट सेम है दोनों केस में, हाइट क्या है, सेम है, एक थोड़ा लंबा एक थोड़ा छोटा है मान लो। ठीक है, राइट, ओके। तो ये कह रहा है कि यहां से ही आती है, विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन बोथ द केसेस, क्या दोनों केस में स्पीड हमारी सेम होगी जब ये नीचे पहुंचेगा, जब ये स्फीयर नीचे पहुंचेगा यहां से,
यहाँ पे मान लो स्पीड 0 थी, तो क्या यहाँ नीचे सेम होगी दोनों केस में? वीडियो को पॉज करके करना खुद, सोचो क्या होगा। अभी हमने स्पीड निकाली थी पीछे, स्पीड कितनी आई थी? स्पीड हमारी आई थी वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन में 1, 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ रही थी स्पीड हमारी। वी स्क्वायर आ रहा था तो वी इतना आ जाएगा 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो दोनों केस में क्या है, एच तो सेम है, जी भी सेम होगा, एच भी सेम है, के भी सेम है, रेडियस ऑफ जाइरेशन स्फीयर क्योंकि सेम है, आर भी सेम है, तो क्या होगा आंसर? दोनों केस में स्पीड क्या होगी? सेम होगी। दोनों केस में क्या होगा? स्पीड सेम होगा। तो आप जो है पूरा लिख के बताओगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम करेंगे तो ये आएगा, फिर वी की स्पीड वैल्यू इतनी आएगी, तो उसमें एच सेम है, ये सेम है, तो आपका सेम आएगा, तो वी तो सेम होगा। दूसरा क्वेश्चन, तो वी तो सेम है। दूसरा क्वेश्चन है विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अदर प्लेन, क्या ये टाइम बराबर लेगा या डिफरेंट टाइम लेगा? अब ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे टाइम कितना लेगा। तो टाइम निकालने के लिए कोई एक काम करते हैं, इसका ना एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, जो इसमें एक्सेलरेशन होता है वो यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है हम ड्राइव करेंगे जब डेरिवेशन वाली वीडियो आएगी, कि ए होता है हमारा जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जी साइन थीटा, थीटा मतलब ये वाला थीटा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना हो जाएगा नीचे की तरफ को। एक्सेलरेशन जो है वैसे जी साइन थीटा होता है अगर फ्रिक्शन ना लग रहा हो, लेकिन जब फ्रिक्शन लगेगा तो फॉर्मूला जो है ये आ जाएगा जी साइन थीटा 1 प्लस इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एम आर स्क्वायर। तो यहां पे हम देखें अगर ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या आना चाहिए? जी साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा अलग अलग होगा दोनों केस में, थीटा डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये तो सेम है, 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू सेम होगी, ये वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि इनर्शिया उसी स्फीयर की बात हो रही है, एम भी उसी स्फीयर का है, आर भी उसी स्फीयर का, दोनों केस में तो ये सेम है पूरा। तो यानी एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन दोनों का क्या है? नो सेम नहीं है, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है एक का a1 जो है वो जी साइन थीटा 1 है डिवाइडेड बाय ये पूरा जो आ रहा है 1 प्लस आई बाई एम जो भी आ रहा है एम आर स्क्वायर, और अगले केस में साइन थीटा 2 है, बाकी सब सेम है ना। तो मान लो केस जो भी आप इसको मान लो जी बाय, इसको कांस्टेंट भी मान सकते हो कोई, क्योंकि दोनों केस में सेम आ रहा है। तो ये भाई एक्सेलरेशन आया दोनों केस में, तो एक्सेलरेशन हमारा डिफरेंट आ रहा है, तो क्या टाइम भी डिफरेंट आएगा? कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर आ जाएगा। आगे भी सोचो भाई, पाथ की लेंथ भी तो अलग अलग है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये आ रहा है, ठीक है, जी साइन थीटा 1, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ये आ रहा है, तो पाथ की लेंथ भी तो अलग अलग है। पाथ की लेंथ कितनी है यहाँ पे? पाथ की लेंथ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पाथ की लेंथ यहाँ पे होगी मान लो एल, तो एल में क्या रिलेशन होगा? एल और एच में क्या रिलेशन होगा? आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, तो साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपका एच बाय एल, या फिर आपका एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? एच बाय साइन थीटा, एल का वैल्यू हो जाएगा एच बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे जो पाथ की लेंथ है वो एच बाय साइन थीटा 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी एच बाय साइन थीटा 2। मैं क्यों निकालू लेंथ? क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, टाइम निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल स्पीड पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? आई विल यूज, अगर आपने सही गैस किया है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने जा रहा था। तो भाई एस ये तो हमारा 0 है, और एस हमारा जो है पहले केस में हो जाएगा एल बाय साइन थीटा 1 इक्वल टू 1 बाय ए कितना है भाई मेरा? ए मेरा आ रहा था, ए मेरा आ रहा था ये जी साइन थीटा 1 डिवाइड बाय पूरा जी साइन थीटा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये आ रहा था इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो टी कितना आ जाएगा हमारा? टी आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 2 यहाँ चला जाएगा, 2l अपॉन में साइन थीटा 1। अच्छा साइन थीटा 1 एक यहाँ भी है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा 1 का, जी नीचे आ जाएगा, और क्या होगा भाई ये पूरे का पूरा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, और ये पूरा टी स्क्वायर के बराबर है, तो टी यहाँ पे आके रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम है, खतरनाक सा आ रहा है बहुत, है ना, लेकिन हमें पूरा नहीं देखना, हमें बस ये देखना दोनों केस में डिफरेंट क्या है। दोनों केस में ये चीज तो सेम है, ये तो सेम है दोनों स्फीयर के केस में, जी भी सेम है और एल एच भी सेम। हमने एक्चुअली एच की टर्म में निकाला होगा ना, ये नहीं एल नहीं होगा, एच होगा यहाँ पे, एच बाई साइन थीटा 1 आया था, एल तो हमने वैल्यू निकाली है ये, क्योंकि एस तो हमारा एल है एक्चुअली, तो एल की वैल्यू एच बाई साइन थीटा 1 आई थी, तो ये एच होगा यहाँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ये एच आएगा, ठीक है जी। तो ये आया हमारा। तो
एच हमारा सेम है दोनों में, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, केवल फर्क क्या है साइन थीटा वन और साइन थीटा टू में। तो टाइम जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन स्क्वायर थीटा वन, यानी साइन थीटा आ रहा है। तो भाई टाइम जो है दोनों केस में डिफरेंट आएगा, क्योंकि साइन थीटा डिफरेंट है, हमारा थीटा डिफरेंट है। तो अगर थीटा डिफरेंट है तो टाइम क्या होगा हमारा, डिफरेंट आएगा दोनों केसेस में। तो भाई टाइम यहां पे हमारा डिफरेंट आएगा, लेकिन जो है वेलोसिटी सेम आएगी। जब वो नीचे पहुंचेगा तो वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन टाइम क्या होगा हमारा, डिफरेंट हो जाएगा। तो टाइम जो है अगर आप देखोगे यहां पे, अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या था हमारा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो था ये आया था जी साइन थीटा वन। अगर थीटा हमारा ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो इसका थीटा ज्यादा है, देखो ये थीटा ना ज्यादा होगा, ये थीटा कम होगा ये वाला। तो थीटा ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, लेकिन पाथ इसको कम ट्रेवल करना है, तो पाथ कम ट्रेवल करना है तो ये जल्दी आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन कम होगा लेकिन पाथ लंबा ट्रेवल करना है, तो इसको टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिंग डिस्क ऑल ऑफ द सेम रेडियस एंड द मास रोल डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, व्हिच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट एंड लास्ट। तो इस बार जो है मैं बोला कि प्लेन जो है सेम है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो अलग अलग है। एक बार रिंग है, वो एक में डिस्क है, एक में स्फीयर है, तो और रेडियस सबका सेम है। आपको बताना है कि मास भी सेम है, आपको बताना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोबारा फॉर्मूले पे चलते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा था, ध्यान रखेंगे सब लोग। ए इक्वल टू जी साइन थीटा तो होता ही आपका, डिवाइड बाय 1 प्लस आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। तो यहां फर्क क्या पड़ेगा, देखो साइन थीटा तो सेम है सबके लिए, क्योंकि सब यहीं से आ रहे हैं, इसी प्लेन में आ रहे हैं, जी सेम है। फर्क पड़ेगा केवल आई में, एम भी सेम है, आर भी सेम है, फर्क पड़ेगा केवल आई में। तो आई का वैल्यू देखना पड़ेगा हमें, आई कितना है यहाँ पे। तो आई का वैल्यू अगर हम रिंग के लिए लिखें तो आई जो रिंग का होता है कितना होता है बताओ, आई का रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। और डिस्क का कितना होता है भाई, डिस्क का आई होता है हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2, कई बार कर चुके हैं तो हम क्वेश्चन। स्फीयर का कितना होता है, स्फीयर लिखा नहीं है यहाँ पे, कौन सा स्फीयर है, सॉलिड मान लेते हैं, तो स्फीयर का हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जनाब। अब यहां जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए कितना आएगा, देखो अगर मैं ए ऑफ द रिंग निकालूं तो रिंग का ए कितना आएगा, रिंग के ए में आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का वैल्यू कितना है, एम आर स्क्वायर, और ये भी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। एम आर स्क्वायर तो ये है ही, आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर आ जाएगा, तो कट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना है g/2 साइन थीटा रिंग में। अब अगर मैं निकालता हूं डिस्क में, तो डिस्क में क्या हो जाएगा, डिस्क में भाई ये यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है यहाँ पे आई का वो हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे हाफ बचेगा, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। तो अपॉन में 3/2 आया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 जी आ जाएगा। खुद निकाल के देख लेना एक बार अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। मैंने यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर किया, एम आर से एम आर स्क्वायर कट गया, हाफ बचा, 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, 2 को ऊपर ले गया तो 2/3 हो गया। डिस्क का, स्फीयर का जब निकालेंगे ऐसी, तो स्फीयर का कितना आ जाएगा, स्फीयर का यहाँ पुट करेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ 2/5 बचेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट गया, 2/5 बचा, 1 प्लस 2/5 करोगे तो 7/5 आ जाएगा, एलसीएम लेके ये 7/5, 7/5 आएगा, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5/7 जी, 5/7 जी साइन थीटा। तो ये एक्सेलरेशन आए। तो तीनों केस में हमारे एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रहे हैं, पाथ की लेंथ सेम है, एस हमारा सेम है, एस क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है तो हाफ एटी स्क्वायर। तो टाइम जो होगा एक्चुअली वो 2s/a होगा रूट में। तो अगर मेरा a ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर a कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब मुझे क्या निकालना है, कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आएगा, यानी a देखना है। तो a देखो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 0.5 जी साइन थीटा, बोल सकते हो उसे 0.5 है यहाँ पे फैक्टर, और यहाँ पे कितना फैक्टर आ रहा है 0.6 जी साइन थीटा, 0.66, 2/3 मतलब 0.66, और 5/7 कितना हो गया, 5/7 होगा 7 0.7 समथिंग आएगा। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है स्फीयर का। तो ये सबसे क्या आएगा, पहले आएगा लास्ट में आएगा, इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा तो टाइम क्या होगा कम, तो ये पहले आएगा। और एक्सेलरेशन सबसे कम किसका था भाई, सबसे कम था रिंग का, तो रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा स्फीयर पहले आएगा और रिंग सबसे लास्ट में। क्लियर हुआ, ये खुद करके देखना एक बार, ये वाला फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। और इनर्शिया वगैरह अगर आपने वीडियो नहीं देखी है भाई तो वीडियो देख लेना, सबके इनर्शिया हमने काफी बार यूज किए हैं, तो ये बिल्कुल आपके ना दिमाग में छप जाना चाहिए, अब तक तो यहाँ पे छप जाना चाहिए बिल्कुल माइंड में। ठीक है, चलो
अ बिग एंड स्मॉल स्फीयर रोल डाउन ऑन द रेस्ट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन व्हिच गो द बॉटम फर्स्ट। फिर दोबारा वही क्वेश्चन है कि यार बिग और स्मॉल स्फीयर की बात, दोनों स्फीयर है, तो ए क्या होता है हमारा, ए हमारा होता है जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अब भाई दोनों स्फीयर जो है एक बड़ा है एक छोटा है, ये बोल रहा है, ये बड़ा और छोटा है। अच्छा मैं आई की पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, बड़ा छोटा भूल जाते हैं, एक का मास अलग होगा, रेडियस भी अलग होगी दोनों की, है ना, ऑब्वियसली अलग होगी, लेकिन आई का वैल्यू कितना होगा दोनों केस में। आई का वैल्यू जो होगा, आई का वैल्यू स्फीयर के केस में होता है हमारा 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये एम आर स्क्वायर तो है ही अपॉन में, तो ये कट जाएगा, तो भाई ये तो कट गया, तो यहां तो एम भी चला गया और आर भी चला गया, तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये कितना आ रहा है वैल्यू, इसको करोगे तो कितना आएगा 7/5 अपॉन में, तो जी साइन थीटा, इसको फिर ऊपर ले जाओ तो कितना है वैल्यू 5/7 जी साइन थीटा। तो क्या ये डिपेंड कर रहा है कि उसका बड़ा स्फीयर कौन है छोटा कौन है, बड़े का मास मान लो ज्यादा हो, रेडियस ज्यादा हो या कम हो, छोटे वाली की कम होगी, तो क्या उस पर डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कट गया यहाँ पे, दोनों स्फीयर है, दोनों में यही आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, बस ये होगा एक में 2/5 एम डैश आर डैश का स्क्वायर आ जाएगा, तो अपॉन में भी एम डैश आर डैश स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। तो अगर ये डिपेंड नहीं कर रहा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हुआ, सेम, तो टाइम क्या लगेगा दोनों को, टाइम भी सेम लगेगा, तो इस केस में हमारा टाइम क्या होगा, दोनों स्फीयर का सेम आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक और स्टेटमेंट आ गई, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे देखो, ये स्टेटमेंट लास्ट में आई है, पहले शुरू भी हमारी जो वीडियो थी स्टेटमेंट से हुई थी और लास्ट भी स्टेटमेंट से हो रही है, तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी स्टेटमेंट होगी जो लास्ट में रखी गई है, शुरू में नहीं रखी गई। क्या लिखा है देखो, ड्यूरिंग द रोलिंग फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्या फ्रिक्शन जो होता है वो सेम डायरेक्शन में काम करता है जिधर को हमारा सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, क्या ऐसा होता है। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस वाले केस में, जब ये बॉडी नीचे आ रही थी तो उसका v जो है बढ़ रहा था क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन लग रहा था, तो v बढ़ने के लिए फिर ओमेगा को भी बढ़ना पड़ेगा तभी रोलिंग हो पाएगी। ओमेगा को बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन को किधर को लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा ऊपर को, तभी ओमेगा बढ़ेगा, फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा तभी आपका ओमेगा जो है बढ़ेगा, तो v इक्वल टू ओमेगा हमेशा हो पाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो ये उल्टा होता केस, अगर ये मान लो बॉडी अभी तो नीचे आ रही है, मान लो ऊपर जा रही होती, अगर ये ऊपर जा रही होती, इधर को v होता, तो जी साइन थीटा तो नीचे को लग रहा है अभी भी, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा रिटार्ड करेगा, इट विल रिटार्ड, तो v हमारा घट रहा है। अच्छा अब ओमेगा किधर को होगा, इसका ओमेगा इधर को होगा, क्योंकि देखो इस वाले पॉइंट की स्पीड जीरो होनी है, इस वाले पॉइंट की स्पीड जीरो तब होगी जब v अगर इधर को है इस पॉइंट का, तो ओमेगा आर इधर को होना चाहिए, तो ओमेगा आर इधर होने के लिए आपको इधर को घुमाना पड़ेगा, तो इसका ओमेगा इधर को होगा शुरू में, माने ऐसे ही होगा। अब देखो हमें क्या करना है, अगर हमारा v घट रहा है तो हमें v इक्वल टू ओमेगा रखना है रोलिंग के केस में, तो v घट रहा है तो ओमेगा भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ओमेगा कब घट सकता है, ओमेगा इधर को है, तो ओमेगा तब घट सकता है अगर कोई चीज से उल्टा फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन जो है इसको अपोज करे, है ना, मान लो फ्रिक्शन इसको अपोज करे, मतलब अभी ओमेगा हमारा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन अगर क्लॉकवाइज लग जाए तो ओमेगा को कम कर सकता है, तो फ्रिक्शन अगर हमारा ऐसा लग जाएगा ऐसा, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको ओमेगा को कम करेगा, तो अब ओमेगा भी कम होगा, तो इस केस में हो सकता है कि v इक्वल टू ओमेगा हमेशा वैलिड रहे, यानी बॉडी क्या हो, प्योर रोलिंग में हो, ऐसा हो सकता है। अब दोनों केस में अगर आप कंपेयर करोगे तो फ्रिक्शन जो है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्वेश्चन आया भी था एक बार कंपटीशन में कि जब बॉडी नीचे आती है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, ऊपर आती है किधर लगता है, दोनों केस में सेम डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, अब ये कह रहा है कि क्या रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में काम करता है इधर को बॉडी मूव कर रही है। अब इस केस में बॉडी इधर को मूव कर रही थी और फ्रिक्शन इधर को लग रहा था, और इस केस में भाई बॉडी मूव कर रही है ऊपर को, फ्रिक्शन भी लग रहा है ऊपर को, तो इस केस में सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो भाई फ्रिक्शन जो होता है रोलिंग के केस में, जिधर को बॉडी मूव कर रही है उधर को भी लग सकता है, जिधर को मूव कर रही है उससे उल्टा भी लग सकता है। अब आप बोलोगे सर फ्रिक्शन तो हमेशा अपोज करता है मोशन को, तो ऐसे कैसे लग रहा है फ्रिक्शन उल्टा। भाई हम जो बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, एक्चुअली फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे तो स्पीड है ही नहीं, यहाँ तो स्टैटिक वाली कंडीशन है, स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो कंडीशन है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन में है, तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पे इसको नहीं देखेगा कि v किधर को है, फ्रिक्शन जो है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा, वो देखेगा कि रोलिंग वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम जो वेलोसिटी देखेंगे वो इससे देखे कोई फायदा नहीं है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किधर को है, सेंटर ऑफ मास किधर को है, मान लो अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में होती है, किसी की वेलोसिटी इधर को होती है, किसी की इधर को होती है, किसी इधर को होती है, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में होती है।
तो हम लोग ऐसे नहीं बताएंगे सेंटर ऑफ मास को देख के कि फ्रिक्शन किधर को लगेगा। हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कंडीशन कि प्योर रोलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए फ्रिक्शन किधर को एक्चुअली लगना चाहिए, तो वहां से हम लोग निकालेंगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किधर को होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो आंसर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक फॉल्स स्टेटमेंट थी कि सेम डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट भी लग सकता है, मैंने आपको समझा दिया। तो भाई फ्रिक्शन के जो मेन फंडे थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं और अच्छी वाली एप्लीकेशन, वो क्वेश्चन हम लोग जो है करने वाले हैं। तो भाई अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है भाई देख लो, आप अगर फंस रहे थे यहाँ पे बीच में इनर्शिया में बाकी चीजों में, तो बाकी वीडियो भी देख लें। तो भाई अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।